चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। एक थी हमारी आरएलवीपी, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। आरएलवीपी वाज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2, and the second property was elevation in boiling point delta TB, which was KB into M, है ना। इसको हमने और एक्सपैंड किया था, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 था, जिसमें अपन ने N2 को नेग्लेक्ट किया था नीचे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल करके, तो N2 अपॉन N1, और जिसको हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, ये W2 अपॉन M2, और ये W1 अपॉन M1 नीचे रहेगा, तो ऊपर जाओगे तो ऊपर M1 ऊपर चला जाएगा और नीचे W1। तो ये एक जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये किसके लिए डिराइव कर रहे थे, M2 निकालने के लिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वो कहां गया आयुष्मान, इसको निखिल को। ठीक है, और यहां भी हमने वही काम किया था, हमने M को एक्सपैंड किया था, K भी ऐसे ही था। M को एक्सपैंड कैसे किए थे, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के लिए ऊपर 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए थे, और फिर N2 को भी एक्सपैंड किए थे, तभी तो M2 आएगा। KB W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, तो ये भी M2 का फॉर्मूला आ जाएगा। M2 को उधर भेजो, डेल टीबी को नीचे ले आओ, M2 को उधर भेजो, RLVP को नीचे ले आओ। ठीक है ना। तो ये दो हमारी प्रॉपर्टी हुई थी। नेक्स्ट अपन को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। हैंड डाल लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देखे थे लास्ट क्लास में। ऑस्मोसिस क्या हो रहा था, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। मतलब अगर आपके पास एक कंटेनर है ना, इस टाइप का मान लीजिए आपके पास कंटेनर है, अच्छा, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक कंटेनर आपके पास, बीच में आपने वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, यहां पे आपने भर दिया सॉल्यूशन और यहां भर दिया आपने सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूशन भी इसी सॉल्वेंट से बना हुआ है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे नमक पानी है और यहाँ पे शुद्ध पानी है, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा, ये सॉल्वेंट कहलाएगा। तो यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहां पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। किस सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, राइट साइड में, ये तो सॉल्यूशन है। तो इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये होता है ऑस्मोसिस, करेक्ट। एक सेकेंड, आयुष्मान की होगी शायद। हाँ ठीक है, ऑस्मोसिस समझ गए ना। पर अपन को ऑस्मोसिस नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आप इसी जगह पर, ये जो सॉल्यूशन वाली जगह है ना, यहां पे एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लगा दो प्रेशर देने के लिए, है ना। यहां पे अपना सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, होगा ना, ये रहा सिलेंडर और ये रहा ऊपर पिस्टन। तो उस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में अपन ऊपर से प्रेशर लगाने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। अभी कुछ नहीं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा होगा ना इसके ऊपर। अगर मैंने यहां पर एक पिस्टन लगा दिया है तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा होगा एक, जैसे आप वो साइकिल वाले पंप में भी ऐसे छोड़ दोगे तो कुछ प्रेशर तो ऊपर से लग रहा होगा उसके ऊपर। हाँ, जब आप पकड़ के उसको दबाओगे तो अलग प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसे अभी यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है, पर आपको यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ये वो प्रेशर है जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए। अब सोचिए ना, कोई सॉल्वेंट यहां से आना चाह रहा है, वो तो अपने आप ही आ रहा है, ऑस्मोसिस अपने आप होता है ना। ये ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना, उसको करवाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। पर उसको रोकना है तो आपको अपोजिट साइड से प्रेशर देना पड़ेगा। मतलब सोचिए कोई अगर यहां से एंटर कर रहा है तो आप उसको रोकने के लिए पीछे आके धक्का थोड़ा दोगे, उसको यहां से रोकोगे ना। तो वैसे ही हम यहां से प्रेशर देंगे, किस साइड से, सॉल्यूशन साइड में। सॉल्यूशन साइड में प्रेशर देंगे ताकि यहां का सॉल्वेंट यहां ना आ पाए।
यानी कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टॉप ऑस्मोसिस. तो द प्रेशर विच इज गिवन इन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर है? तो एक लाइन में बोल सकते हैं, इट इज अ प्रेशर गिवन टू स्टॉप ऑस्मोसिस. एक लाइन का डेफिनेशन हो जाएगा. ठीक है, तो अपन ने प्रेशर दिया तो ऑस्मोसिस रुक गया. मतलब अब कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव नहीं कर पाएगा, ऑस्मोसिस रुक गया. नाउ इफ यू कंटिन्यू टू गिव प्रेशर, आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद भी रुके नहीं, आप और ज्यादा प्रेशर देने लग गए, तो अब उल्टा हो जाएगा. क्या उल्टा होगा? सॉल्वेंट यहां से यहां मूव करना चालू कर देगा. यहां भी तो सॉल्वेंट है ना, बस फर्क इतना है कि यहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, यहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. पर अगर आप अपने यहां पे प्रेशर दे दिया, अब आप तो एनर्जी दे रहे हो ना करवाने के लिए, यहां तो बिना एनर्जी के हायर टू लोअर हो रहा था, पर अगर आपको किसी चीज को लोअर टू हायर करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी. पानी अपने आप ऊपर से नीचे आ जाता है, पर नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको मोटर चालू करनी पड़ती है, राइट? यानी कि कुछ ना कुछ टाइप की एनर्जी देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे अपन क्या दे रहे हैं, एक प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा. तब ये उल्टा काम चालू हो जाएगा, यहाँ का सॉल्वेंट यहां मूव करना चालू कर देगा, यानी कि सॉल्वेंट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी ये तो ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया. ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जो अपन ने आज शुरू में दी थी वो क्या था, कि इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. बट यहां तो उल्टा हो रहा है. नाउ द सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज मूविंग टू अ हायर कंसंट्रेशन रीजन. मतलब जहां पे सॉल्वेंट कम है वहां से वो वहां जा रहा है जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वरना ये तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन हायर है इससे, पर हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कि प्योर सॉल्वेंट यहां ज्यादा है यहां कम है. तो अब उल्टा होना चालू हो गया है, तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन क्या बोलते हैं, आरओ. घरों में है ना आरओ, पानी वाला प्यूरिफायर, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस. और इसी रिवर्स ऑस्मोसिस से ना हम समंदर के पानी से नमक निकालते हैं, यानी कि प्योर वाटर निकालते हैं, नमक हटा देते हैं. यहां भरेंगे सी वाटर, यहां क्या भरेंगे, सी वाटर, और यहां भरेंगे प्योर वाटर, यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया. और ऊपर से प्रेशर देंगे ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहां का सॉल्वेंट यानी कि यहां का पानी यहां मूव करना चालू कर देगा, लिविंग बिहाइंड सॉल्ट. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. डीसैलिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ सॉल्ट ऑफ सी वाटर. देखिए देखो, हमारे अर्थ में पानी बहुत है, पर उसका मैक्सिमम परसेंट खारा पानी है, विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. उसको फिट करने के लिए डीसैलिनेशन करना पड़ेगा ना, वो पानी हम नहीं पी सकते. तो डीसैलिनेशन करते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस से. और भी तरीके हैं, हम इवेपोरेशन भी करवाते हैं, पानी को स्प्रेड करके लेट द वाटर इवेपोरेट, सॉल्ट वहीं रह जाता है, पानी उड़ जाता है. एक तरीका वो भी है, एक तरीका ये भी है. रिवर्स ऑस्मोसिस से हम सी वाटर को क्या कर सकते हैं, हाँ मतलब दोनों प्रोसेस ही है, जैसे इतना एफिशिएंट नहीं है. ठीक है, चलो लिखते हैं पहले ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस क्या होता है पहले लिखेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर में आएंगे. हेडिंग डाल लिए ना, ऑस्मोटिक प्रेशर. और ब्रैकेट में पाई भी लिख लेना ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं. हाँ, इसमें लिखो डेफिनेशन पहले, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, the net spontaneous flow of solvent molecules, the net spontaneous flow of the solvent molecules from the solvent to the solution. The net spontaneous flow of solvent molecules from the solvent to the solution through a semi permeable membrane. ये लिखना मत भूलना है ना, वरना वो दोनों तो मिक्स ही हो जाएंगे पूरे, बीच में अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी. वो मेम्ब्रेन ऐसे होती है,
उसके पोर्स इतने छोटे हैं कि वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देते हैं। सॉल्यूट थोड़ा बड़ा होता है, भले डिसॉल्व हो गया तो क्या हुआ, थोड़ा बड़ा होता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो वो जा नहीं पाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, from solvent to the solution through a semi permeable membrane is called osmosis, is called osmosis. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो पाए इसलिए हम प्रेशर लगा रहे हैं। इस तरफ से, हाँ, वरना देखो स्पॉन्टेनियस तो वो हाई से लो में ही जाएगा, ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है राइट टू लेफ्ट वाला। पर अगर आप चाह रहे हो कि लेफ्ट में जो सॉल्वेंट है वो राइट साइड में चला जाए तो प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहां कम है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, तो ज्यादा से कम तो अपने आप चला जाएगा, तभी अपन ने लिखा है द नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस फ्लो। बट हमको तो यहां से यहां भेजना, अगर मैं रिवर्स ऑस्मोसिस करना चाह रहा हूं तो हमें यहां से प्रेशर पाई से ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो ऑस्मोसिस जस्ट रुकता है, पर अगर आप चाहते हो कि उल्टा फ्लो होना चालू करे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलिए नीचे लिखेंगे। अच्छा, ऑस्मोसिस दो टाइप के पढ़ते थे ना, सेल के रेस्पेक्ट में, अगर सेल में पानी जा रहा है या सेल में सॉल्वेंट जा रहा है तो सेल स्वेल हो जाता था, रिजल्टिंग इन एंडोऑस्मोसिस, और अगर सेल से पानी बाहर आ रहा है या सेल से सॉल्वेंट बाहर आ रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस। लिखो उसको भी नीचे। when the membrane permits when the membrane permits when the membrane permits the solvent molecules when the membrane permits the solvent molecules to enter when the membrane permits the solvent molecules to enter inside it is called endoosmosis. To enter inside, enter मतलब एंडो हो गया और बाहर जाने दे रही है मतलब एक्सो हो गया। When the membrane permits the solvent molecules to enter inside, it is called endoosmosis. Whereas when the membrane permits the solvent molecules, when the membrane permits the solvent molecules, when the membrane permits the solvent molecules, when the membrane permits the solvent molecules to come out through the membrane, to come out through the membrane, to come out through the membrane, it is called exoosmosis. It is called exoosmosis. टाइम नहीं देखा था क्या आज का? It is called exoosmosis. ठीक है, एंडो और एक्सो का आप लोग 9th में एग्जांपल पढ़ते थे कि अगर एक ड्राई रेजिन को आपने पानी में डाल दिया तो पानी रेजिन के अंदर घुस जाएगा, बिकॉज कटोरी में पानी ज्यादा है, रेजिन के अंदर पानी नहीं है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन का काम कौन कर रहा है? रेजिन का कोटिंग, जो बाहर रेजिन का जो मेम्ब्रेन होगा वही मेम्ब्रेन है, तो वो सेल काइंड ऑफ सेल बिहेव कर रहा है, तो सेल के अंदर पानी जा रहा है तो एंडोस्मोसिस, रेजिन खुल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, राइट, स्वेल अप हो जाता है। अब इसी रेजिन को अगर आपने सॉल्ट वाटर में डाल दिया तो जो अंदर प्योर वाटर था, प्योर सॉल्वेंट था, वो बाहर आ जाएगा, बिकॉज अभी भी वो दोनों केस में ऑस्मोसिस रहा है, बस एक में आपने बाहर जो पानी लिया वो प्योर वाटर था, उसका कंसंट्रेशन कम था, वाटर था वो तो उसके अंदर तो कुछ सॉल्ट है ही नहीं तो कंसंट्रेशन कम था, और एक में आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो पानी बाहर आया, एक में पानी अंदर गया, एक में एंडोऑस्मोसिस हुआ, दूसरे में एक्सोऑस्मोसिस हुआ। ठीक है, हाँ, रेजिन में जो था वो तो प्योर वाटर था और कटोरी में जो पानी था वो नमक पानी था, वो तो सॉल्यूशन हो गया ना, तो हमेशा मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में होता है, तो एक्सो हो गया, क्योंकि सेल के रेस्पेक्ट में तो सेल के बाहर जा रहा है ना पानी, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट आउट हो गया, और फर्स्ट केस में सॉल्वेंट का मूवमेंट इन था तो वो एंडो था और ये वाला एक्सो। ठीक है, हाँ, तो दोनों डेफिनेशन लिख लिए। ठीक है, मेम्ब्रेन का भी कुछ टाइप लिखना, नीचे लिख लो। द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, the semi-permeable membrane
are of two types. The semi-permeable membrane are of two types. फर्स्ट लिखेंगे नेचुरल, नेचुरल हाइफन डाल के लिख भी लो नेचुरल के लिए, नेचुरल के लिए हाइफन डाल के लिखना. these are either vegetable or animal membranes. These are either vegetable or animal membrane. Vegetable or animal membrane. Full stop. The most commonly used membrane is the most commonly used membrane is the most commonly used membrane is pig's bladder. Pig's bladder. हाँ वही सुअर का ही. ठीक है, तो उसके ब्लैडर को यूज करते हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेकेंड लिखेंगे आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल हाइफन डाल के लिखेंगे. एग्जाम्पल पार्चमेंट पेपर, PARCHMENT, पार्चमेंट पेपर. फिर एक सेलोफेन मटेरियल आता है, सेलोफेन, CELLO, कॉमा देखे, CELLOTHANE, सेलोफेन एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये कुछ मेम्ब्रेन के एग्जांपल है जो हम यूज कर सकते हैं बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करते हैं. लिखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइंड एज द, ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइंड एज द, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मिनिमम की मैक्सिमम प्रेशर, सोच के बताना. क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ये वो प्रेशर है जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए. तो ये मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए कि मैक्सिमम होनी चाहिए. हाँ, मिनिमम होना चाहिए. देखो अपन ऐसे बोलते हैं कि कम से कम इतना प्रेशर तो चाहिए. अगर आप उससे कम करोगे तो सॉल्वेंट तो आराम से मूव कर रहा है. तो कम से कम इतना चाहिए, मतलब मिनिमम इतनी वैल्यू होनी चाहिए, तभी ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस रुक पाएगा. तो ये मिनिमम प्रेशर होना चाहिए. मैक्सिमम तो आप कितना भी दो फिर तो रुक चुका है ना. ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे, ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइंड एज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, मिनिमम एक्सेस प्रेशर, minimum excess pressure that has to be applied on the, minimum excess pressure that has to be applied on the, क्या लिखेंगे, कहां अप्लाई कर रहे हो आप, सॉल्यूशन साइड में. सॉल्वेंट में मत कर देना वरना ऑस्मोसिस तो रुकेगा नहीं और बढ़ता जाएगा. सुन रहे हैं क्या, ऑन द सॉल्यूशन, हर एक वर्ड का मीनिंग है ना भाई, ऐसे नहीं लिख रहे हैं कुछ भी. ऑन द सॉल्यूशन to prevent the entry of, to prevent the entry of, to prevent the entry of क्या, solvent, to prevent the entry of solvent कहां, into the solution, into the solution through the SPM, semi permeable membrane. इतना लिखने से बेटर अपन ऐसा भी लिख सकते थे ना, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, नहीं, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसकी जगह टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस लिखते तो भी चलता ना, वही मीनिंग है ना दोनों का. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लाइन में लिखना, इफ अ प्रेशर हायर देन, इफ अ प्रेशर हायर देन, इफ अ प्रेशर हायर देन, higher than what, osmotic pressure. If the pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, comma, the solvent will flow, the solvent will flow कहां से, from the solution into the solvent. कंप्लीट कर लो, from the solution
into the solvent through SPM. Through SPM. समझ हो गया ना SPM? इसको स्पैम मत रीड कर लेना ना. That is a semi-permeable membrane. ठीक है. Solvent will flow from the solution into the solvent through SPM. Full stop. This process is called reverse osmosis. This process is called reverse osmosis. ब्रैकेट में RO लिख लेना. Reverse osmosis RO. एक लाइन इसकी एप्लीकेशन भी लिखना. It is used in the desalination of seawater. It is used in the desalination of seawater. Desalination of seawater के ब्रैकेट में लिखना. उसका मीनिंग क्या है? Removal of salt from seawater. Removal of salt from seawater. Removal of salt from seawater. एक डायग्राम बना लो ऐसे ही वाला. हाँ, अभी तो बताया था ना मैं. हाँ, कौन? वहां अंदर भी तो वही चीज हो रही है. जो मतलब हमारे जो भी पानी में सॉल्ट है, एक्चुअली हम जो पी रहे हैं पानी, वो पूरा मिनरल लेस वाटर है. वो इट इज नॉट अ मिनरल वाटर. उससे पूरा मिनरल रिमूव करके वो हमें पानी दे रहा है. एक्चुअली पीना नहीं चाहिए आरओ का पानी. ठीक है. और डिसैलिनेशन करते वक्त यहां रखेंगे सी वाटर और यहां रखेंगे फ्रेश वाटर. तो सी वाटर वाली जगह से फ्रेश वाटर में सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. हो गया. चलिए इसका भी एक इक्वेशन लिखते हैं. जैसे अपन ने आरएलवीपी का निकाला, डेल टीबी का निकाला, वैसे ही पाई का भी इक्वेशन निकालते हैं. फिर उससे M2 का फॉर्मूला भी निकालेंगे, है ना. चारों प्रॉपर्टी से सेम काम करना है. चारों प्रॉपर्टी के फॉर्मूले और फिर चारों प्रॉपर्टी से M2 का फॉर्मूला. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. तो नीचे लिखना, osmotic pressure of a solution is osmotic pressure of a solution is osmotic pressure of a solution is found to be directly proportional to the osmotic pressure of a solution is found to be directly proportional to the molar concentration. molar है ना, R not molal. molar concentration जिसको अपन C भी बोलते हैं. C concentration ब्रैकेट में C लिख लेना. is found to be directly proportional to molar concentration of the solution and its temperature. Molar concentration of the solution and its temperature ब्रैकेट में कैपिटल T. और ये मैथमेटिकली इसको लिख भी लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज गैस कांस्टेंट
आर, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, जहां पे सी को आप, हाँ एन भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो। हाँ, सी की जगह आप लिखोगे, सी क्या है, मोलारिटी है। व्हाट इज मोलारिटी? एन बाय वी, ये वाला एन बोल रहा था। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो रिप्लेस कर दो नीचे, वी नो दैट सी इज इक्वल्स टू एन बाय वी, पुट कर दीजिए एन बाय वी। चाहिए तो आप N2 लिख लो, N2 होगा ना कि N1 होगा? N2, N2 बाय वी लिख लो, क्योंकि आप अभी तक N2 ही बोलते आए हो ना। N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लिख लो। पुट कर दो वैल्यू वहां पे, पाई की जगह N2 बाय वी आर टी, पाई इज इक्वल्स टू N2 बाय वी आर टी, और पाई वी इज इक्वल्स टू N2 आर टी। इसी को अगर आपको मोलर मास का इक्वेशन भी निकालना इसी से, तो N2 को ब्रेक कर दो W2 बाय M2। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा? पाई वी बराबर W2 बाय M2 इंटू आर टी। ये हमारा M2 वाला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन थोड़ी ना है, फॉर्मूला ही है। अरे जो अपन ने ऊपर लिखा है ना, उसी को तो बस मैथमेटिकली लिखा हूं। आप डायरेक्टली पाई इज इक्वल टू सीआरटी भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने बस थोड़ा सा आरएलवीपी का डेरिवेशन किया था, वही वन माइनस किया था ना दोनों साइड में, और फिर उसको N2 में कन्वर्ट कर दिए थे, X2 में कन्वर्ट कर दिए थे। ठीक है, हाँ चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसका भी क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ लिखिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution, 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml हो गया ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। हाँ, of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of protein, 1.26 gram of protein, 1.26 gram of protein, full stop. The osmotic pressure of this solution, the osmotic pressure of this solution, the osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin, at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Full stop. Calculate the molar mass of the protein. Calculate the molar mass of the protein. Calculate the molar mass of the protein. Bracket में लो, take R is equals to 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। हम 8.314 भी यूज करते थे ना थर्मोडायनेमिक्स में, बट दैट वाज इन जूल पर केल्विन पर मोल। सुन रहे हैं क्या? पर यहां पे लीटर बार के टर्म्स में दी हुई चीजें तो 0.083। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। क्या क्या आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में? पाई गिवन है, और क्या दिया हुआ है? W2 गिवन है ना, आपने डाला ना कितना ग्राम प्रोटीन है, कितना दिया हुआ है? 1.26। ओके, और क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, दैट इज कितना? 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 200 ml एक्चुअली में, है ना, 200 ml। और ml को लीटर में कन्वर्ट करने का आप 1000 से डिवाइड कर देना, है ना, तो 0.200 लीटर। ठीक है, हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है? आर आपको दिया हुआ है 0.083,
और टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना केल्विन है? 300 केल्विन। निकालना क्या है? M2। प्रोटीन बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन बेसिकली एक तरह के पॉलीमर्स होते हैं, सुन रहे हैं क्या? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना? अरे आप जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हो ना, तो अमीनो एसिड बनता है लास्ट फाइनल प्रोडक्ट। तो एक्चुअली में अमीनो एसिड्स को ही पॉली मतलब अमीनो एसिड्स आर मोनोमर्स, इन्हीं का जब रिपीटेशन किया गया तो बन गया प्रोटीन पॉलीमर। तो इसका मास बहुत ज्यादा आता है, मोलर मास ही बहुत ज्यादा आता है, हजारों में। ठीक है, निकालिए इसका आंसर M2 कितना आएगा। सारी चीजें इन्होंने ऊपर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो आपको पुट करना है। और कुछ आया क्या? पंद्रह हजार मतलब कुछ बोल रहा है? नहीं, बहुत दूर है तू अभी। नहीं। हाँ, कुछ तो बताओ, पहला डिजिट ही बता दो सही। 6 आ रहा है, हाँ पहला डिजिट। क्या तू कैलकुलेटर से भी नहीं कर पा रहा? क्या बड़ा है कि कैलकुलेशन बहुत?
62748 आ रहा है, बट ये एग्जैक्ट नहीं है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कर दिया है। मैंने 250 और इसको मतलब 257 और 500 इसको मैंने 2 ले लिया था, क्योंकि वो 2 से थोड़ा कम आएगा, है ना। हाँ, पर एग्जैक्ट आ रहा है 61039, क्योंकि ये 2 से थोड़ा कम आएगा, ये एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये भी आंसर 62 नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, तो एक्चुअली वो फाइनल आंसर रहेगा 61039 ग्राम पर मोल। तो जी ये एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल का मोलर मास है ये। जैसे इमेजिन प्रोटीन कितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मिला करके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन रहा है ना, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। क्या हुआ? ठीक है, चलिए लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए, नेक्स्ट लास्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन, वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बाकी ऑस्मोसिस के और भी एप्लीकेशंस भी होते हैं ना, ये तो हमने एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस कर लिया, एप्लीकेशंस होते हैं ऑस्मोसिस के, जैसे हम फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए उसमें या तो शक्कर डाल देते हैं या तो नमक डाल देते हैं ताकि वो खराब ना हो। उससे होता क्या है कि जो बैक्टीरिया उसको खराब करने वाला होगा वो अगर उस फूड में गया भी, फ्रूट में गया भी, तो फ्रूट सॉल्टी हो गया, यानी कि सॉल्यूशन बन गया है, तो उस बैक्टीरिया के अंदर जितना भी वाटर होगा ना वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ एक्सोस्मोसिस। एक्सो हुआ ना ये, क्योंकि उसकी बॉडी इज बिहेविंग लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसकी बॉडी से पानी बाहर क्यों है, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन में पानी कम था, वो तो सॉल्टी हो गया पूरा, या शुगर ही हो गया है, अगर आपने शुगर डाला है या सॉल्ट डाला। हम मीट में भी सॉल्ट डाल देते हैं ना, सॉल्ट, मीट में तो हम मीठा शक्कर नहीं डालेंगे ना, मीठा मीट मजा नहीं आएगा, जो भी खाता है उसको मजा नहीं आएगा ना। और फ्रूट तो आप मीठा और नमकीन दोनों खा लोगे, बट मीट को भी बचाने के लिए हम उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया उसमें जाए भी तो वो मर जाएगा, बिकॉज उसके बॉडी से पूरा पानी बाहर आ जाएगा थ्रू एक्सोस्मोसिस, एंड द बैक्टीरिया विल डाई। समझ रहे हैं उसका यूज? ठीक है। और भी होता है, जैसे आप अपने आरबीसी सेल्स होते हैं ना, उसका भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। तो वो आपका खून भी तो थोड़ा सा सॉल्टी होता है ना, आप कभी टेस्ट किया खून, तो सॉल्टी होता है, मतलब उसमें आप ये समझ लीजिए कि 0.9% NaCl होता है उसमें, 0.9% NaCl। जस्ट जस्ट इमेजिन ये आपका आरबीसी है, सेल है आरबीसी, और इसको हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से कम है। समझना क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब अंदर जो सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर है, वो 0.9% है, बाहर का मैंने 0.9% से कम ले लिया, मतलब सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? आरबीसी के अंदर वाला। तो यहां क्या होगा, एंडो होगा कि एक्सो होगा? एक्सो कैसे होगा? एंडो होगा ना, वो तो एक्सो नहीं होगा तो एंडो ही होगा। पर समझो क्यों ऐसा हो रहा है, अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्ट, बाहर का कंसंट्रेशन सॉल्ट के रेस्पेक्ट में कम है, यानी कि पानी ज्यादा है बाहर, तो पानी अंदर घुसना चालू करेगा, एंड इट माइट बर्स्ट द आरबीसी ऑल्सो, क्योंकि स्वेल होगा, तो स्वेल होकर ऐसा ना हो जाए कि वो बर्स्ट ही हो जाए आरबीसी। और ये अगर उल्टा होता कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 0.9 से कम होता, तो अब एक्सोस्मोसिस होता।
हाँ, श्रिंक हो जाता। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। जो पहला वाला एग्जांपल दिया था वो हाइपोटोनिक था, जिसमें स्वेलिंग हो रही थी, सेल के अंदर पानी जा रहा था, एंडोऑस्मोसिस। तो बेसिकली आप ऐसे समझिएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर एक सेल को रखा जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हुआ जिसका कंसंट्रेशन कम है, अंदर सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट, तो उसमें क्या होने वाला है, एंडोऑस्मोसिस, एंड द सेल विल स्वेल अप। और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कि एक्सोऑस्मोसिस होगा और सेल हो जाएगा श्रिंक। और तीसरा टाइप का सॉल्यूशन होता है, हाँ क्या, आइसोटोनिक। इसका मतलब सेल का कंसंट्रेशन और बाहर जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो सेम है, ना एंडो होगा ना एक्सो होगा, तो यहां पे नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। इसको कहीं ऊपर लिख लोगे क्या? देखिए अभी तो आप लोग हैंड डाल दियो ना, कहीं ऊपर मार्जिन में लिख लो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एंडोऑस्मोसिस होता है, सेल का स्वेलिंग हो जाएगा। हाइपरटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस होगा, सेल का श्रिंकेज हो जाएगा। और आइसोटोनिक में ना एंडोऑस्मोसिस होगा ना एक्सोऑस्मोसिस होगा, नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। ठीक है, इसको कहीं लिख लो ऐसे मार्जिन में ऊपर, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। हो गया? किसी को बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन याद है क्या? बताओ। हाँ, when the vapor pressure of that liquid becomes equal to the atmospheric pressure यानी कि 1 atm, the temperature is said to be its boiling point। वैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट का भी एक डेफिनेशन नया पढ़ने वाले हैं ना, कहीं डाल दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन, freezing point is the freezing point of a substance is the temperature, freezing point of a substance is the temperature at which is the temperature at which is the temperature at which the solid and the liquid forms, the temperature at which the solid and the liquid forms of the substance, solid and the liquid forms of the substance are in equilibrium, are in equilibrium, is the temperature at which the solid and the liquid forms of the substance are in equilibrium। ऐसे भी हम बोलते हैं ना कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दोनों 0 डिग्री होता है, ये सुने ना, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, तो दे आर इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री, तो वही आपके वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दैट इज, इसका मीनिंग लिखना, दैट इज द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस, दैट इज द सॉलिड and the liquid forms of the substance have same vapor pressure, have same vapor pressure, have same vapor pressure। ठीक है, चलिए इसको भी ग्राफिकली समझते, जैसे हमने उसका ग्राफ बनाया था, याद है ग्राफ कैसे बनाया था? ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट वाले का क्या लिए थे, वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस में टेम्परेचर, और क्या बना दी थी, एक रेफरेंस लाइन बनाए थे ना वेपर प्रेशर वाली लाइन में, क्या था वो रेफरेंस लाइन, 1 atm, कि यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है, किसको पहुंचना है, वेपर प्रेशर को पहुंचना है वहां तक। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था ना, तो उसका उल्टा भी तो ट्रू होगा, हाँ, कि अगर टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। वहां पे हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिए थे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर
सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, और फिर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया था तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया था, टेम्परेचर बढ़ाया था तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया था। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हुआ वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट था, वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट था। करेक्ट? तो ये ग्राफ क्लियर था। अब ऐसा ही कुछ ग्राफ अपन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी बनाते हैं। अगेन वापस यहां पे क्या रहेगा, वेपर प्रेशर, और यहां पे रहेगा हमारा टेम्परेचर। ठीक है? डेफिनेशन ये बोलता है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड द लिक्विड आर एट इक्विलिब्रियम, यानी कि सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। यही लिखे ना, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर क्या लिखे, द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। देखो सॉलिड का वेपर प्रेशर वैसे ही कम होता है, सॉलिड कहां वेपराइज होता है ज्यादा, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अब लिक्विड में भी हमारे पास दो टाइप के लिक्विड है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है, उसी का तो स्टडी कर रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना है तो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो बन गया सॉल्यूशन। यानी हमारे ग्राफ में यहाँ पे 3 लाइन होने वाली है। पहली लाइन में थोड़ी सी नीचे बनाऊंगा क्योंकि वो सॉलिड सॉल्वेंट की है, तो वो रही ये है सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसका कम होता है। अब बचा हमारे पास दो चीजें, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, उसी का तो कंपेयर करना है। तो उन दोनों में किसको ऊपर लूं और किसको नीचे लूं, सॉल्यूशन, जैसे अपन यहां लिए थे। ठीक है? अब इसका टेम्परेचर कम करते करते, इसका टेम्परेचर मैं कम करते करते पीछे लेके आऊंगा नीचे, और जिस पॉइंट पे ये सॉलिड को टच करेगा, जिस पॉइंट पे ये सॉलिड को टच करेगा वही इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको क्या नाम दू, टी एफ नॉट। क्यों नॉट दिए, क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है? हाँ, सॉलिड का फ्रीजिंग कम कर रहे हैं बोलते हो, हम्म, तो 0 से -1 बोल रहे हो, वो कम होगा कि 0? नहीं नहीं -1 ही होगा। हाँ देखो मैं भले यहां बना रहा हूं पर एक्चुअली मैं तो एक जनरल लिक्विड की बात कर रहा हूं ना, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वाटर कि हम 0 डिग्री से पीछे जाएंगे। तो इस ग्राफ को वैसा मत समझना कि हम 0 से पीछे कहाँ है, ये नॉर्मल लिक्विड के लिए बन रहा है। जाहिर सी बात, अगर अपन वाटर की बात करेंगे तो वो 0 से माइनस में ही जाने वाला है। डिप्रेशन का मतलब तो वही होगा ना, माइनस में प्लस कैसे हो जाएगा, तो वो तो एलिवेशन ही हो जाएगा तब भी। हाँ, मतलब अब प्योर वाटर का 0 डिग्री है तो सॉल्यूशन बनने के बाद, नमक डालने के बाद वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब वो पानी 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा। तभी तो कोल्ड कंट्रीज में क्या करते हैं, पानी में एक एंटी फ्रीज डालते हैं, क्योंकि उनकी कार के अंदर पानी होगा, है ना, कार में पानी डालते हैं ना, ऐसा कूलेंट डालते हैं, तो वो पानी जम ना जाए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर लगभग माइनस में रहता है, -1 होगा, -2 होगा या 0 होगा, तो वो पानी जम ना जाए गाड़ी के अंदर, इसलिए वो क्या करते हैं, उस पानी के साथ एक एंटी फ्रीज डालते हैं। वो एंटी फ्रीज आपका वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया, तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है पानी का। तो वो पानी अब -2 -3 में नहीं फ्रीज हो रहा है, और उसको कम टेम्परेचर दोगे तब जाके फ्रीज होगा। हाँ, वो पानी ठंडा जरूर होगा पर बर्फ नहीं बनेगा। ठीक है? हाँ चलिए, तो ये हो गया अपना सॉल्वेंट का लाइन। ठीक है? सेम काम सॉल्यूशन के बाद भी करते हैं, उसका भी वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो और यहां पे आके वो मीट किया, जिस पॉइंट पे वो सॉलिड से टच हो रहा है ना, वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, टी एफ। देखो यहाँ पे टीबी आगे बना था, टीबी नॉट पीछे था, तभी तो एलिवेशन था। यहाँ पे टीएफ आगे है, टीएफ नॉट आगे है, टीएफ पीछे है, तो ये डिप्रेशन हो गया। एम आई क्लियर? यहाँ तीनों को नाम देंगे, यहां नाम देना सॉलिड, फ्रोजन सॉलिड बोल देना, फ्रोजन सॉलिड, इसको नाम देंगे सॉल्वेंट, और इसको नाम देंगे सॉल्यूशन। ठीक है? वहां अपन ग्राफ लेफ्ट टू राइट चलाते थे क्योंकि वहां टेम्परेचर बढ़ाना रहता था, बॉइलिंग में आप हीट करते हो। यहां हमने ग्राफ राइट से लेफ्ट लाया है बिकॉज यहां हम कूलिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं। क्लियर है? और टीएफ नॉट और टीएफ सही मार्क करना, और इसको क्या नाम दू, डेल टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है? इक्विलिब्रियम में है ना? इक्विलिब्रियम में वो उस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड भी और सॉलिड भी। हाँ, और इसका इक्विलिब्रियम यहां रीच कर रहा है, और उसी टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है? बना लिए ग्राफ, ग्राफ इंपॉर्टेंट है दोनों का, है ना, और समझ में आना चाहिए ग्राफ, रटना नहीं ग्राफ को।
ये TF नॉट लिखा हुआ है ना, देखना कंफ्यूज मत होना ना, ये TF नॉट है। ठीक है, बाकी अब इसका एक्सप्रेशन ना पूरा डेल टीबी जैसा ही है। हम वहां क्या लिख रहे थे कि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यहां भी वही होगा, डेल टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। फिर वहां क्या किए थे, कौन सा, केबी, नाम क्या था उसका, मोलाल एलिवेशन, क्योंकि एलिवेशन हो रहा था वहां पे, तो उस हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। उसका एक नाम था इबुलोस्कोपिक, लिखे थे ना, अदर नेम ऑफ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इबुलोस्कोपिक, इसका लिखेंगे कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो पहले इसको लिखो, मैं लिखवा देता हूं उसकी स्पेलिंग। ये दो लाइन लिख लो, मैथमेटिकली करके लिख लेना, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली डेल टी एफ इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे अपन वो एक फॉर्मूला नहीं लिखे ना, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू क्या माइनस क्या करूं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, वहां अपन टीबी माइनस टीबी नॉट कर रहे थे ना, यहां पे डेल टीबी वॉज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, यहां हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, हाँ, ये लिखने के बाद नीचे लिख लो के एफ क्या है, के एफ इज मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, यूनिट क्या होगी जल्दी बताओ, सेम मतलब बताना, यूनिट सेम, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। हाँ, नाम मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक और नाम लिखो इसका, कायरोस्कोपिक, CRYOS, CRYOS कायरोस्कोपिक, CRY क्राई क्राई वाला, CRYOS देन कोपिक, COPIC कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। और डिफाइन करोगे क्या, यूनिट लिख लेना और डेफिनेशन भी लिख लेना डेल टीएफ का, कल सब किए अपन डेल टीबी के साथ। यूनिट हो जाएगा डेल टीएफ का, यूनिट हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल, और डेफिनेशन कैसे लिखे थे याद करो, अरे डेल टीएफ का नहीं, सॉरी केएफ का ना, हाँ हाँ, इसको हाँ वन लेकर के, मोलालिटी को क्या ले लिए थे, वन, तो वी नो दैट, we know that del TF is equals to KF into M. If M is equals to 1, del TF is equals to KF. करेक्ट, अब डिफाइन कर लेंगे इसको, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when the molality of solution is unity 1। जल्दी डिफाइन कर लो, सब तो वैसे ही कर रहे हैं पूरा, और इसके बाद वो एक्सप्रेशन भी डिराइव कर देना M2 का, M2 का एक्सप्रेशन डिराइव कर लोगे, हाँ बस केबी की जगह केएफ लिख देना, टीबी की जगह टीएफ लिख देना, खत्म पूरा, बाकी तो सब चीजें सेम है। डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, केएफ एम की जगह रख देंगे N2 अपॉन W1 ऊपर 1000, एंड फाइनल डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, M2 N2 बाय M2 तो W2 बाय M2 N2 होता है ना, क्लियर है। तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टी हो गई, और चारों प्रॉपर्टी से मास के फॉर्मूले निकल चुके हैं, समझ रहे हैं क्या, चलिए इसका भी क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन, बोलू,
आपने एक ऑब्जर्व की हर एक चीज, हर फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूट एंड प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल टीएफ का तो दिख ही रहा है, डेल टीबी भी सेम ऐसी तो है। और अभी अपन जो पाई वाला निकाले थे वो क्या था, जल्दी बताओ। पाई वी इज इक्वल्स टू N2, N2 को तोड़ दिए थे ना, W2 अपॉन M2 RT। पक्का? ये भी इनवर्सली हो गया ना, पाई और M2 भी इनवर्स हो गए। और पहला वाला जल्दी बताओ, पहला वाला क्या था? RLVP इज इक्वल्स टू N2 बाय N1। यहां भी वही होगा, देखो N2 को आप ब्रेक करोगे तो W2 अपॉन M2, और N1 को ब्रेक करोगे तो W1 अपॉन M1। तो देखो अगेन M2 एंड RLVP इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सभी प्रॉपर्टी मोलर मास से इनवर्स रिलेशन में है। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखिए। 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट dissolved in 50 gram of benzene, 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene। ये क्या क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम इज सॉल्यूट है ना भाई। अरे जो कम होता है वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। W2 है वो, और 50 ग्राम ऑफ बेंजीन क्या है? W1। हाँ, सॉलिड 2 kg ऑफ, हाँ हाँ, तब भी वो शुगर ही होगा, सॉल्यूट। हाँ, अब जनरल, वो तो एक जनरल स्टेटमेंट होता है कि सॉल्यूट हमेशा ज्यादा कम होना चाहिए, पर अगर आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहे हो तो सॉल्यूट ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलिए। तो क्या लिखे? 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, lowered the freezing point of benzene by, lowered the freezing point of benzene by, lowered the freezing point of benzene by 0.40 केल्विन। अब ये समझना है कि ये क्या दिया हुआ है, डेल टीएफ है, टीएफ है कि टीएफ नॉट है। डेल रेड्यूस्ड बाय, यानी कि इतने से कम हुआ ना, तो वो इतना से कम हुआ को तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, डेल टीएफ बाय क्या लिखे? बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, फुल स्टॉप। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, हाँ केएफ, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज, the freezing point depression constant of benzene is 5.12। बाकी यूनिट तो आपको पता है, हाँ, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो निकालना क्या है यहां पे? M2। हाँ, क्योंकि आपको डेल टीएफ तो दे दिया है, W2 W1 दे दिया है, और बेंजीन सॉल्यूशन में बता दिया, तो M1 भी पता है आपको 78। क्या बोलते? M1 78 होगा कि नहीं? बेंजीन है ना, 72 + 6 78। तो निकालना क्या है? W। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में हर चीजें गिवन है, डेल टीएफ गिवन है, केएफ गिवन है, W2 गिवन है, 1000 तो कांस्टेंट है, W1 गिवन है, M2 निकल जाएगा। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ, काम नहीं है M1 का। M1 ना आपके सिर्फ RLVP में काम आता है, बाकी हमको M1 कहीं काम नहीं आता। सुन रहे हैं क्या? M1 का वैल्यू कहां काम आता है? बस RLVP वाले इक्वेशन में, बाकी कहीं काम नहीं आता। हाँ, जब केजी में नहीं है, अभी तो ग्राम में ही है ना, 50 ग्राम। हाँ, ये चीज ध्यान रखना भैया ना, सुनो उधर। फॉर्मूला अगर कोई रट रहा है तो 1000 रट तो लोगे, बट अगर गलती से सॉल्वेंट केजी में दिया तो फिर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं क्या? हमने 1000 लगाया ही इसलिए है कि हम W1 को ग्राम में रख रहे हैं।
वरना हमारे मोलालिटी में तो नीचे सॉल्वेंट का मास केजी में होता है ना। अरे हाँ या ना। पर आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हो हर बारी सॉल्वेंट का मास ग्राम में ही दिया था। हाँ, अभी जो सौभाग्य ने क्वेश्चन पूछा उसमें सॉल्वेंट का मास केजी में दिया हुआ था ना। ऐसे ही बोला ना, 2 kg शक्कर 1 kg सॉल्वेंट। हाँ, तब उस केस में 1000 मल्टीप्लाई मत करना, सुन रहे हैं क्या? इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि ये फॉर्मूला रटो, ऑलवेज गो विद द बेसिक, तो कभी गलती नहीं होगी। अरे कैलसी से यहां कर लोगे, वहां कैसे करोगे एग्जाम में? अभी आप लोग देखे ना, पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था। आप सोचिए क्वेश्चन इजी है पर कैलकुलेशन पार्ट के कारण हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जहां आप पूरे मार्क्स ले सकते थे, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस क्लास में ही तो होगी। कैसे पीयूष? कैलकुलेशन की प्रैक्टिस वहां थोड़ा करेंगे जाके एग्जाम में। आंसर है, तू बता, मैं क्यों बताऊं? 256। हाँ, तो बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है क्या? बहुत सारे नंबर्स तो अच्छे दिए हुए हैं। नहीं, वो भी 0.40 दिया है, आराम से 40 बन जाएगा वो। फिर एक आपका 512 दिया हुआ है, और एक 50 दिया है, और एक तो 1 ही दिया है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में जो कि कैलकुलेटर निकालना पड़े। आ रहा है 256। 256 यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम पर मोल। मोलर मास है ना। मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास, ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या हो गया, कुछ डाउट? ये आपका दिया हुआ था M2 निकालना है, तो M2 इज इक्वल्स टू KF कितना दिया हुआ था? 5.12। फिर आपका एक क्या था ऊपर? W2 जो कि 1 दिया है, और ये 1000 दिया है, अपॉन, और क्या है नीचे? W1 और डेल TF। 50 इंटू 0.40। 50 ऊपर ले लिए थे। देखो ना, ऊपर 512 दिख रहा है, नीचे 2 दिख रहा है, हाफ हो जाएगा जस्ट। 512 का आधा ही तो होता है 256, है ना? अरे हाँ, है ना। चलो एक और लिखना, एक क्वेश्चन और, चलो जल्दी देखिए। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, यही होता है एंटीफ्रीज। इथिलीन ग्लाइकॉल मैं बीच में एक दिन और बताया था ना आप लोग को। हम इथिलीन ग्लाइकॉल कहां पढ़ रहे थे? मोल फ्रैक्शन निकालते वक्त, तब शायद इथिलीन ग्लाइकॉल आया था, या कोई तो भी वो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में इथिलीन ग्लाइकॉल था। तो मैंने कहा भी था कि वो एक एंटी फ्रीज होता है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। हाँ, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला क्या होगा इसका? हाँ, वैसे याद रखते तो अच्छी बात है, वरना CH2OH CH2OH, इथेन 1,2 डाइऑल। क्या होता है ये? इथेन, इथेन है ना, 2 कार्बन है, तो इथीन क्यों होगा? इथेन, ये 2 कार्बन है तो इथेन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है, तो इथेन, तो इथीन बोला। इथेन 1,2 डाइऑल। डाई क्योंकि दोनों में है, 1,2 क्योंकि नंबरिंग हो जाएगी, और ऑल, डाइऑल। क्लियर है दोनों का नाम? ये वाला ई अपन तब हटाते हैं जब यहां पर वॉवेल होता है। ये तो डी तो वॉवेल नहीं है ना। जैसे अपन इथेनॉल लिखते समय इथेन का ई हटा देते हैं, है ना? पर यहां पे क्योंकि ये डी आ रहा है, तो डी इज नॉट अ वॉवेल। पर इथेन में ई और ऑल ये दोनों ही वॉवेल थे, तो ई हटा देते हैं, तो नाम हो जाता है इथेनॉल। यहां पे हो जाएगा इथेन 1,2 डाइऑल। तो ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज C2H6O2 इज द फॉर्मूला। लिख लो ब्रैकेट में, फॉर्मूला है इथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2। इसकी जरूरत पड़ सकती है ना M2 निकालने के लिए, यानी इसमें M2 तो निकालने नहीं बोलेगा। जाहिर सी बात है, जब सॉल्यूट का नाम दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, तो सॉल्यूट का मास तो मोलर मास तो निकालने नहीं बोलेगा, है ना? फुल स्टॉप। अच्छा सॉरी, ब्रैकेट क्लोज। इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, is mixed with 600 gram of water, is mixed with
600 ग्राम ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट, कैलकुलेट, दो चीजें निकालनी है इसमें। कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल टीएफ, एंड सेकेंड है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो निकल जाएगा एक बार डेल टीएफ निकल जाएगा तो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ वाटर में ऐड नहीं, सबट्रैक्ट, ठीक है। डेल टीएफ क्या होता है? डेल टीएफ इज टीएफ नॉट माइनस टीएफ ना, तो आपको टीएफ निकालना है तो आप टीएफ नॉट में से डेल टीएफ माइनस करोगे तब टीएफ आएगा, सुन रहे? और गिवन क्या है, एक और चीज लिख लो, केएफ गिवन है। केएफ फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। केएफ फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। अरे फॉर्मूला सेम है अभी भी, हाँ, बस अब निकालना आपको डेल टीएफ है। तो डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। व्हाट इज केएफ? 1.86। W2 दिया हुआ है आपको 45 ग्राम इंटू 1000 अपॉन 600 इंटू कितना आ रहा है इथिलीन ग्लाइकोल का मास? 62। पक्का निकालू तो नहीं? बस डेल टीएफ आ जाएगा। इसका 2 0 कैंसिल कर दो और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 18.6 इंटू 45 अपॉन 6 2 12 का 2 कैरी 1 372। ये तो ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कर सकते हैं। थोड़ा सा 3 से कैंसिल भी हो जाएगा, ये दोनों 3 से जाएगा क्या? ये 15 टाइम्स में और ये 124 टाइम्स में। हाँ देखो 15 नाइन का कितना होता है? 135 और 135 अपॉन 62। हाँ नहीं क्या बोले मैंने? ये 10 मल्टीप्लाई कर दिया ना, एक 10 बचा था ना इसका। 135 बाय 62 आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। 2.25 आएगा। ये मैंने अप्रॉक्स बताया ना आपको, क्योंकि देखो 15 नाइन का 35 135 होता है। 135 बाय 62 कर रहे हैं तो 62 टू जा तो 124 होता है ना, 2 टाइम समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। एग्जैक्ट निकालोगे तो आएगा वो 2.25 केल्विन। तो बताइए इतने से कम हो गया टेम्परेचर, समझ रहे हैं क्या? फोर्टी फाइव 20 किसने? क्या मैं कर भी रहा हूं क्वेश्चन पूरा। हाँ दूसरा निकाल लो, क्या हो जाएगा? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री, पर वो सेल्सियस में है, उसको केल्विन में करोगे तो 273 केल्विन। अब उसी 273 में से माइनस कर देना, तो आएगा 270। अच्छा ये 273.15 लिया है, एग्जैक्ट तो ही होता है ना। फ्रीजिंग
पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, therefore freezing point of solution TF is equals to 273.15 minus del TF. 273.15 minus 2.25 Kelvin, that will be around 270 point कुछ आएगा 270.9 Kelvin है, 270.9 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी चारों प्रॉपर्टी हो गई। एक लास्ट टॉपिक बचा इसका है, वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, है ना। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मतलब अभी तक जो अपन M2 का मास का इक्वेशंस ले रहे थे ना, और जो M2 कैलकुलेशन कर रहे थे यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, चारों का फॉर्मूला अब तो पता चल गया अपन को। चारों प्रॉपर्टी से जो M2 का फॉर्मूला आया है, जिससे मास अभी अपन निकाल रहे हैं, अब पढ़ेंगे कि ये जो मासेस निकाल रहे थे ना, ये गलत निकल रहे थे, ये एबनॉर्मल है। उसका रीजन क्या है अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस ये चारों जो इक्वेशन अपन ने निकाले हैं, चारों फॉर्मूले, पाई का, डेल टीएफ का, डेल टीबी का और आरएलबीपी का, इन सब फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। कुछ करेक्शन करना पड़ेगा हमें, जिससे ये एबनॉर्मैलिटी हट जाए। एबनॉर्मैलिटी समझते हैं ना, मतलब जो नॉर्मल मास नहीं है, मतलब इनकरेक्ट। एबनॉर्मैलिटी मतलब इनकरेक्ट, रॉन्ग। तो रॉन्ग मोलार मास को करेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे हम सारे इक्वेशन में, ठीक है। चलो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट क्लास, छोड़ना मत, है ना, क्योंकि अब तक जो पढ़े वो तो गलत पढ़ रहे थे।